एक सीट पे दांव फंसा हुआ है जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है जगदलपुर की। तो इन 30 सीटों को लेकर के आप क्या समझते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बनते और बदलते? सस्पेंस इसलिए बन गया क्योंकि जगदलपुर में 3-4 नाम ऐसे थे जो लगातार ऊपर, कभी अप, कभी नीचे, कभी डाउन, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके पसंदीदा को टिकट मिले। तो हर किसी की अपनी अपनी एक लॉबिंग थी। इस वजह से कांग्रेस जो है उस लॉबिंग में फंस गई है और जगदलपुर का सीट तय करने में थोड़ी उसे मुश्किल है। पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी हैं वर्तमान में। तो वो कितना ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्या कुछ समीकरण बिगाड़ती हुई दिख सकती है या बनाती हुई दिख सकती है? क्योंकि राजमन बेंजाम का टिकट कटा है। जब इससे पहले उपचुनाव में राजमन बेंजाम को टिकट दिया गया था तो बलराम मौर्य जो एक नाम थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े थे। तो क्या इस बार उस फैक्टर में कुछ होता हुआ दिखाई देगा? समीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक हुई, कुछ पेज फंसे हुए थे क्योंकि 90 में से 90 अगर आप सिंगल नाम लेके जाएंगे तो कभी सर्वे में नहीं मिलता है, कभी किसी का जेक आ जाता है, कभी किसी का वीटो भी चलता है। तो राजनीति है, इसलिए कांग्रेस बहुत कदम में फूक फूक कर बढ़ा रही थी और आज 30 नामों की है। और मेरी जहाँ तक जानकारी तो कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं वापस दिल्ली और फिर कल एक बैठक होगी और कल शाम तक बैठक होगी या परसों सुबह जो है फिर आप अचानक देख सकेंगे कि जो बाकी की जो सीटें हैं हिस्ट्री को पढ़ेंगे, डाटा को पढ़ेंगे तो कवासी लखमा बहुत बड़े मार्जिन से कोई भी चुनाव को जीते नहीं है। बहुत बड़ी मार्जिन उनके पास कभी रही नहीं है। 2000, 3000, कभी 500, 700, 800 ऐसे ही वोटों से वो जीते हैं। तो इस बार भी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ निर्दलीय लड़ेंगे तो वैसे कई चुनौतियां हर विधानसभा में हर कैंडिडेट को, चाहे वो कांग्रेस का हो। जैसे बीजेपी में भी मैं देख रहा था कि परसों एक हुंगाराम मकान जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बहुत दुखी थे कि मुझे टिकट नहीं मिला, हमने पार्टी की इतनी सेवा की। उसके भी ठीक 24 घंटे बाद आपको एक दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल की जिसमें वो दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए आए। तो ये चुनाव जब आता है तो थोड़ी सी मन में ये टेंशन, कभी किसी को टिकट नहीं मिलने का टेंशन, कभी किसी को 30 प्रत्याशियों की घोषणा की। उसके बाद ही मीडिया से पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज वो मुखातिब हुए। उन्होंने बयान दिया था। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि आप पीसीसी चीफ हैं तो आप विधानसभा चित्रकूट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में कैसे आप मैनेज कर पाएंगे अपने विधानसभा में प्रचार करने को लेकर? तो उनका एक जवाब आया था कि मैं अपने विधानसभा में भले ही ना जाऊं फिर भी वहाँ की जनता मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मेरे बिना पहुँचे ही वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि वोट देंगे। तो उनके इस बयान को आप कॉन्फिडेंस के तौर पे देखते हैं कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखा? नहीं। खबरों की दुनिया में कुछ भी खबर हो, उस खबर का एक नियत समय होता है। चाहे भक्ति के समय का एक अलग समय होता है जिसमें आपको लगातार भक्ति से जुड़ी हुई खबरें देखने को मिलती है, और इस समय जो चल रहा है चुनावी समय है और नवरात्र का भी समय। एक ऐसा समय है जब लोग भक्ति भावना में भी आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है। लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि भाजपा ने अपने जो टिकट है प्रत्याशियों के नाम को जारी कर दिया है, 4 या 5 सीटों को छोड़ दिया जाए, लेकिन लोगों के मन में कांग्रेस की टिकट को लेकर के उत्सुकता थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनावी चर्चा को लेकर के, चुनावी माहौल को लेकर के और चुनावी खबरों को लेकर के लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। हर कोई चुनावी खबरों को जानना चाह रहा है कि कौन सी सीटों से कौन से प्रत्याशियों का नाम तय हो रहा है। और सबसे ज्यादा अगर अपन बात करें तो जगदलपुर सीट को लेकर के सस्पेंस काफी बना हुआ है। तो राजनीतिक सलाहकार कह लीजिए या वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए जो एक ब्लॉग चलाते हैं व्हाट्सएप में, और उनकी खबर को लोग काफी गंभीरता से भी लेते हैं, ना बल्कि बस्तर में बल्कि छत्तीसगढ़ और राज्य के अलग अलग शहरों से भी लोग छत्तीसगढ़ की खबरों को काफी गंभीरता से लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है विकास सर। आपके सभी दर्शकों को स्वागत है और नवरात्र की शुभकामनाएं हैं जी। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन दिनों चुनावी खबरों को लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम तय किए, उसके बाद से ही ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन गई कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के पत्ते कब खोलेगी। अब आज वो समय आ गया 15 तारीख, जैसे कि ऐसे चर्चा बनी हुई थी कि पितृपक्ष के बाद नवरात्रि के पहले दिन ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोल सकती है।
तो आज 30 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे कर दी गई है, जिसमें एक सीट पे दांव फंसा हुआ है जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जगदलपुर की। तो इन 30 सीटों को लेकर के आप क्या समझते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ समीकरण बनते और बदलते हुए दिखेंगे इन 30 सीटों में? देखिए, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सूची की। तो आज जो सूची जारी हुई है वो सूची केवल मंत्रियों की जारी हुई है। जो भूपेश सरकार में मंत्री थे उनकी, मतलब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, वो टिकटें जारी हुई है। उसके बाद बस्तर संभाग की जो राजनांदगांव संभाग की जो टिकटें थी वो जारी हुई है। तो अभी 30 सीटों में बहुत ज़्यादा विश्लेषण तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अब बस्तर संभाग की अगर बात करते हैं तो 12 में से 11 सीटें लगभग, जिसमें कई विधायकों को बदल दिया गया, आप देख रहे हो। और जगदलपुर की सीट का जो पेच फंस गया, जो कांग्रेस जिस हिसाब से लगातार 7 बैठक उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की हुई, 2 बैठक उनकी चुनाव समिति की हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद भी जिस दिन बैठक हुई उसके बाद भी ये लग रहा था कि अब सूची आ जाएगी, तब सूची आ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के जो बड़े नेता है, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे टीएस बाबा है, चाहे पीसीसी चीफ दीपक बैज, वो बार बार कह रहे थे कि हमारी सूची जो है नवरात्र में ही आएगी, हम पीतर पक्ष को एक सगुन नहीं मानते हैं और हम नवरात्र के पहले दे देंगे। और आज जैसे ही लोगों की जब सुबह नींद खुली और जैसे ही लोगों की आंख खुली है और लोगों ने अपने मोबाइल पर फटफट और जो भी टीवी ऑन करके देखते हैं, तो उनको आज स्क्रीन पर एक अचानक से सूची का नाम मिला और लोग बड़ा इंटरेस्ट लेकर कि किसको कहाँ से मिला। और ये नाम जो है, मैंने तो लगभग हफ्ता भर पहले ही सब बता दिया था कि ये नाम आएंगे। हाँ, जगदलपुर का सस्पेंस इसलिए बन गया क्योंकि जगदलपुर में 3-4 नाम ऐसे थे जो लगातार ऊपर, कभी अप, कभी नीचे, कभी डाउन, क्योंकि हर नेता चाहता है कि उसके पसंदीदा को टिकट मिले। तो हर किसी की अपनी अपनी एक लॉबिंग थी। इस वजह से कांग्रेस जो है उस लॉबिंग में फंस गई है और जगदलपुर का सीट तय करने में थोड़ी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विकास सर, जगदलपुर की सीट पर चर्चा करने के लिए हम बाद में आएंगे, क्योंकि लोगों में इस सीट को लेकर के उत्सुकता बनी हुई है। उससे पहले 11 विधानसभा की सीटों में से 4 ऐसे विधानसभा हैं जहां से कांग्रेस ने विधायकों के जो सिटिंग विधायक थे उनके टिकट को काट के नए को मौका दिया है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? इस पर देखिए, कांग्रेस ने जब अपनी बैठकों का दौर शुरू किया था तो कांग्रेस ने उसमें 4 नीति निर्धारण किए थे कि इन 4 नीति निर्धारण से विधायकों को बदल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट था निष्क्रियता। अगर कोई विधायक उन्हें लग रहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने कंसल्टेंसी में ज़्यादा समय नहीं दिया, ज़्यादा उनका जनता के बीच में जुड़ाव नहीं रहा, तो उसकी टिकट काट दी जाएगी। दूसरा रखा गया था सत्ता और संगठन के बीच तालमेल। जिन विधायकों का सत्ता और संगठन के बीच बराबर तालमेल नहीं हो रहा था, गुटबाजी तेज हो रही थी और कार्यकर्ता नाखुश थे, तो उन विधायकों का भी टिकट काटा जाए। तीसरा उन्होंने रखा था आयु फैक्टर, एज फैक्टर। अगर किसी विधायक की तबीयत ज़्यादा खराब है या उम्र ज़्यादा हो गई है तो कांग्रेस को रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि वो उनको मैदान में उतारा जाए। और वो चाह रहे थे कि युवा चेहरा को, क्योंकि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में क्लियर कर दिया था कि 50 साल से नीचे वालों को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे। और उसके बाद एक और फैक्टर था कि महिलाओं को भी कांग्रेस जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी और महिलाओं को भी टिकट देंगे। और चौथा उनका फैक्टर था भ्रष्टाचार। अगर किसी विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं या उसने 5 साल में ऐसा पब्लिक में चला गया कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो कमीशन ज्यादा ले रहा है, तो उनकी टिकट काट दी जाएगी। तो इन 4 समीकरणों के आधार पर कांग्रेस ने जितनी भी टिकट काटी है, अगर आज मैं जानकारी जहां तक है तो 8 टिकट कटी है, तो 8 टिकट काटने में इन चारों में से कोई ना कोई एक फैक्टर उनके साथ जुड़ा होगा। और दूसरा सर्वे, क्योंकि लगभग मेरी जितनी जानकारी है 12 सर्वे हुए। इस 12 सर्वे में अलग अलग सिस्टम के अलग अलग कंपनियां, दिल्ली की कंपनियां लगी थी, हैदराबाद की कंपनियां लगी थी, मुख्यमंत्री की अपनी एक टीम लगी हुई थी, दिल्ली की जो कांग्रेस के आलाकमान है उनकी एक टीम लगी हुई थी, और बताते हैं कि प्रियंका जी की भी एक टीम लगी थी। मतलब तमाम सर्वे हुए। सर्वे के नाम को, जो कांग्रेस को जो दिक्कत आ रही थी, मैं इसके पहले आपको बोल दिया था कि 7 स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई थी। एक्चुअल में 7 स्क्रीन कमेटी नहीं, 7 जो है चुनाव समिति की बैठक हुई थी और 2 स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें अजय माकन जो स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन थे वो भी एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और एक बार वो स्वयं रायपुर आके जुड़े थे। उसके बाद कल फिर एक बैठक हुई। इन बैठकों के बाद कल फिर सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक हुई। कुछ पेज फंसे हुए थे क्योंकि 90 में से 90 अगर आप सिंगल नाम लेके जाएंगे तो कभी सर्वे में नहीं मिलता है, कभी किसी का
जे कहा जाता है, कभी किसी का वीटो भी चलता है, तो राजनीति है। इसलिए कांग्रेस बहुत कदम में फूक फूक कर बढ़ा रही थी और आज 30 नामों को किया। और मेरी जहां तक जानकारी, तो कल मुख्यमंत्री जा रहे हैं वापस दिल्ली और फिर कल एक बैठक होगी और कल शाम तक बैठक होगी या परसों सुबह जो है फिर आप अचानक देख सकेंगे कि जो बाकी की जो सीटें हैं उस पर नाम फाइनल हो जाए। अच्छा विकास जी, ऐसा हमेशा होता है कि जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनकी अगर टिकट काटी जाती है और उनकी जगह में नए दावेदारों को मौका दिया जाता है। जैसा कि मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है अभी चित्रकूट विधानसभा, जहां से पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी हैं वर्तमान में। तो वो कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी, क्या कुछ समीकरण बिगाड़ती हुई दिख सकती है या बनाती हुई दिख सकती है? क्योंकि राजमन बेंजाम का टिकट कटा है। जब इससे पहले उपचुनाव में राजमन बेंजाम को टिकट दिया गया था तो बलराम मौर्य जो एक नाम थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़े थे। तो क्या इस बार उस फैक्टर में कुछ होता हुआ दिखाई देगा? समीकरण देखिए हर विधानसभा में लगभग 3-4 दावेदार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और जगदलपुर में जैसे आप देखेंगे तो 43 लगभग नाम आवेदन गए थे। तो दावेदार तो बहुत होते हैं और ये यकीनन आप जो सोच रहे हैं कि एक विधायक की अगर हम टिकट काटते हैं तो विधायक की टिकट कटने के बाद वो पार्टी को नुकसान करेगा या वो भीतरघात करेगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि बीजेपी में पूर्व जो विधायक है संतोष बाफना की टिकट काट दी गई, तो संतोष बाफना का एक स्टेटमेंट आया कि मैं 90 में से 89 सीटों पर प्रचार करूंगा, 1 सीटों पर नहीं करूंगा। उनका कहना साफ था कि पिछली बार जब निगम का चुनाव हुआ था तो उसमें भीतरघात का मेरे ऊपर आरोप लग गया था, तो मैं ऐसा दाग लेकर नहीं करूंगा, तो मैं ये सीट से ही अलग हो जाता हूं। तो वैसे ही कांग्रेस में भी वैसे ही है कि अगर विधायक के ऊपर पूर्व जिसकी टिकट काटी गई, पूर्व निवर्तमान बोलेंगे, अभी पूर्व भी नहीं बोल सकते, अभी विधायक भी नहीं बोल सकते, निवर्तमान विधायक जो है तो वो थोड़ा बहुत नाराज तो होंगे क्योंकि टिकट कटना, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है टिकट कटना। लेकिन वो जो जिनको टिकट मिलती है उसके ऊपर पूरा प्रेशर रहता है कि वो किस तरह से उन्हें मना ले, अपने साथ रखे और अपने साथ प्रचार में घुमाए, उनका मान सम्मान का ख्याल रखे। उसके पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो भी निर्देशित करते हैं, वो भी उन्हें बुलाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा नुकसान करने की स्थिति में किसी भी एक पूर्व विधायक के लिए, माफ कीजिएगा निवर्तमान विधायक के लिए, पूर्व विधायक भी बोल लीजिए, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है वो एक मन बना लेता है कि जिसको भी टिकट मिली है हमको उसके लिए काम करना है। तो कुछ व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष के समर्थक नाराज हो सकते हैं, लेकिन इससे चुनाव पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल देंगे, ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। दंतेवाड़ा सीट की बात करें तो वहां से द्योति कर्मा थी। जो सवाल मेरा इससे पहले चित्रकूट विधानसभा को लेकर के था, तो उपचुनाव में भी जो छबिन कर्मा जिसको भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया वहां से, तो उनकी भी नाराजगी साफ तौर पे देखी जा सकती थी उपचुनाव के समय में। अब पार्टी ने छबिन कर्मा को मौका दिया है, तो छबिन कर्मा के अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर में हैं। तो क्या दंतेवाड़ा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिख सकता है क्या? देखिए 2018 में कांग्रेस को नुकसान हो चुका था। 2019 में जब लोकसभा चुनाव दीपक बैज जीत गए थे और उसके बाद जब दूसरी चीज़ें जो आई थी, जब शहीद भीमा मंडावी की अचानक हादसे में शहीद हो गए थे, उसके बाद उपचुनाव हुआ था। सरकार पूरी तरह से फॉर्म में थी और सरकार ने पूरा ताकत दंतेवाड़ा में लगा दिया था, तब दंतेवाड़ा चुनाव जीते थे। अब अगर हम 2023 में जा रहे हैं तो चूंकि अब छबिन कर्मा युवा है और छबिन कर्मा का वहाँ के लोगों के साथ, और छबिन कर्मा लगातार पिछले 5 सालों में जनता के बीच में जुड़े हुए थे, और मैं जो जहाँ तक अंदर की इनपुट है कि सभी की सहमति से वो टिकट दी गई है, तो उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा दंतेवाड़ा में इस वजह से नुकसान नहीं होगा। हाँ, इधर जो बीजेपी के ओजस्वी मंडावी जी थी, उनके लिए बहुत नाम चल रहा था। उन्होंने उपचुनाव में वाकई में वो समय पति का देहांत हुआ था तो शायद टूटी हुई रही, लेकिन पार्टी का दबाव होने की वजह से वो चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और उनकी बेटी का एक वीडियो भी 2 दिन पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो बहुत नाराज थे और बहुत अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा थे। बाद में मुझे पता चला कि दिल्ली रायपुर से बातचीत हुई है और उन्होंने मान लिया है, और उनको जब उनको ये शायद ये आश्वासन भी दिया गया होगा कि जब सरकार अगर बीजेपी की आती है तो आपको मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और एक बड़ी पद के साथ जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। सर, इसके बाद अपन आते हैं बीजापुर विधानसभा को लेकर के। बीजापुर में पार्टी ने विक्रम मंडावी पर दोबारा भरोसा जताया है, लेकिन 2018 के बाद से अब तक विक्रम मंडावी को लेकर तरह तरह की बातें, जैसे कि सभी विधानसभाओं में सट्टा और संगठन में जो रार की स्थिति बनी हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। बीजापुर में फिर से
कांग्रेस ने विक्रम मंडावी पे भरोसा जताया है। तो बीजापुर में विक्रम मंडावी नहीं है, आपको बता दें, बीजापुर में कांग्रेस से विक्रम मंडावी, हाँ बीजापुर में विक्रम मंडावी पे भरोसा जताया और उसके सामने में भाजपा ने महेश गागड़ा को दोबारा मौका दिया है। वही महेश गागड़ा है। भाजपा में बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनमें 2018 के में हार के बाद हार का ठीकरा इन्हीं के ऊपर ही फोड़ा गया था और ऐसी स्थिति बनी थी कि 2023 के चुनाव में भाजपा इन लोगों को टिकट नहीं देगी, लेकिन उन्हीं पुराने लोगों पे भाजपा ने भरोसा किया। तो किस प्रकार की चुनौती विक्रम मंडावी को महेश गागड़ा देते हुए दिखेंगे? देखिए, विक्रम शाह मंडावी, एक्चुअल आप विक्रम मंडावी बोले तो मैं एक्चुअल में जितना बार उच्चारण करता हूँ तो विक्रम शाह मंडावी बोलता हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो गया विक्रम मंडावी बोल गया, क्योंकि एक विक्रम हुसैनी भी है तो उस कंफ्यूज हो गया। तो विक्रम शाह मंडावी 2018 में जब चुनाव जीत कर आए हैं तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना क्षेत्र में विकास किया और मैं जितना मेरे पास वहाँ की विधानसभा की जानकारी है तो लगातार उनका मतलब विकास कार्य भी जारी रहा। उनसे मेरी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई है, फ़ोन में या व्हाट्सएप में चैट होती है और उनके बीजापुर के कई पत्रकार साथियों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे इनपुट्स लेता हूँ। तो बहुत बड़ी चुनौती अभी फिलहाल तो महेश गागड़ा देते हुए दिख नहीं रहे। हाँ, विक्रम शाह मंडावी का कुछ एक अजय सिंह है जो युवा आयोग के सदस्य बने थे, वो हट गए, उनको विक्रम शाह मंडावी के साथ उनका कुछ अनबन सा हुआ। वो लगातार फोटोज वीडियोज और भ्रष्टाचार की बहुत सारी पोल खोल रहे हैं, लगातार खोल रहे हैं। तो कुछ लोगों का नाराजगी होता है और किसी भी विधायक के लिए आसान नहीं होता है कि 5 साल तक सब कुछ सहज कर ले चले। कभी सत्ता से होने के बाद संगठन के लोगों से नाराजगी होती है, कभी जनता से नाराजगी हो जाती है, कभी कभार अधिकारियों से भी नाराजगी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं और चुनौतियाँ, हालांकि मैं ये कह दूंगी कि विक्रम शाह मंडावी के लिए चुनौती नहीं है तो ये गलत होगा। चुनौती तो उनके लिए भी है, कभी कभार उनका भी सेंसेक्स हमारा चलता है, हम लोग एक सेंसेक्स चलाते हैं थर्मामीटर, कभी कभार वो भी डाउन हो जाते हैं। लेकिन अभी जब महेश गागड़ा को टिकट मिली, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाजपा के द्वारा लगातार ये प्रचार था कि नए लोगों को मौका देंगे और लगभग सभी पुराने चेहरे को ही भाजपा ने उतारा है। तो मुझे उतना टफ विक्रम शाह मंडावी के लिए दिख नहीं रहा, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। तो विक्रम शाह मंडावी को तो मैं अगर सलाह देना चाहूँ तो मैं यही दूंगा कि चुनाव तो चुनाव होता है, फिर अगर कोई नया भी होता तो भी आपको उतने ही मेहनत से जनता के बीच जाना है, जनता को समझाना है, 5 साल के अपने सरकार के किए गए कार्यों को बताना है। तब जनता को अगर उनकी बातों पर विश्वास होगा तो जनता फिर उन पर मुहर लगाएगी, वरना ये जनता जनार्दन है, कभी भी रातों रात खेल बदल जाता है और उसके बाद सोचने के लिए सिर्फ और समीक्षा करने के लिए रहता है कि हमारे तो हारे कैसे। जी विकास सर, इसके बाद मैं आना चाहूंगा, सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है कोंटा विधानसभा, जहां पर कद्दावर नेता मंत्री कवासी लखमा है जो कि अभी मंत्री हैं। उस सीट में भाजपा ने जो टिकट जारी किया था स्वयं मुक्का पे भरोसा जताया है। 1998 के बाद से आज तक मंत्री कवासी लखमा उस सीट से अपराजय योद्धा के रूप में है, लेकिन वहां से ऐसी खबरें भी आ रही है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर नेता हैं, उनमें भी एक निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो इस बार क्या समीकरण कोंटा विधानसभा में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सीपीआई से मनीष कुंजाम जो भरपूर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखिए, कोंटा से मनीष कुंजाम 4 बार, मेरी जहाँ तक जानकारी 4 बार कवासी लखमा के आमने सामने हो चुके हैं। एक बार सीपीआई ने किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दिया था, तो 5 बार मनीष कुंजाम लगे थे। और उसके बाद हम बात करते हैं, पहले कवासी लखमा की बात कर लेते हैं। तो कवासी लखमा पूरे प्रदेश में बहुत चर्चित मंत्री रहे और उनका बयान, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनका नृत्य, उनका हर चीज़ मतलब एक अलग स्टाइल है। तो लोग उनके साथ सादगी में भी जुड़ जाते हैं और संजीदगी में भी जुड़ जाते हैं। तो कवासी लखमा के लिए, हालांकि कवासी लखमा अगर आप पूरा हिस्ट्री को पढ़ेंगे, डाटा को पढ़ेंगे, तो कवासी लखमा बहुत बड़े मार्जिन से कोई भी चुनाव को जीते नहीं है। बहुत बड़ी मार्जिन उनके पास कभी रही नहीं है, 2000, 3000, कभी 500, 700, 800 ऐसे ही वोटों से वो जीते हैं। तो इस बार भी जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, तो वैसे कई चुनौतियां हर विधानसभा में हर कैंडिडेट को, चाहे वो कांग्रेस का हो। जैसे बीजेपी में भी मैं देख रहा था कि परसों एक हुंगाराम मरकाम जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बहुत दुखी थे कि मुझे टिकट नहीं मिला, हमने पार्टी की इतनी सेवा की। उसके फिर ठीक 24 घंटे बाद आपको एक दूसरी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल
कि वो दूसरे में वो दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए आए। तो ये चुनाव जब आता है तो थोड़ी सी मन में ये टेंशन, कभी किसी को टिकट नहीं मिलने का टेंशन, कभी किसी को ऐसा होता है। तो जब तक पूरे नामांकन नहीं हो जाएंगे, जब तक पूरी चीज़ें, नामांकन के बाद स्कूटनी होता है, स्कूटनी के बाद एक नाम वापसी होता है, क्योंकि कई नेताओं ने जैसे नामांकन ले भी लिया, कल भर भी दिया, तो जब जो वक्त होता है उसमें समझाया जाता है उसे कि नहीं यार तेरे लिए हम सोचेंगे नहीं भाई, तुम्हारे लिए करेंगे, हमको पार्टी को तोड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से पार्टी को ये नुकसान हो सकता है, तो मनाया जाता है, रूठों को मनाया जाता है। तो उसमें 50 से 80% लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ हर बार के चुनाव में 50 से 80% लोग जो नामांकन गुस्से में या अपने कार्यकर्ताओं के मेरे लेते हैं, लेकिन बड़े नेताओं के समझाने पर वो नाम वापस ले भी लेते हैं। तो अभी कवासी लखमा के लिए भी कोई बहुत बड़ा टफ समय मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन नामांकन होने के बाद, प्रक्रिया होने के बाद, फिर अगर जब आप मेरे से जब अगली बार इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपको और यहाँ की कोंटा की स्थिति जो है और क्लियर कर पाऊंगा। अच्छा, कोंटा में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बीते कुछ सालों में कोंटा विधानसभा को लेकर के जो समीकरण बनते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या बीते चुनाव की तुलना में 2023 के चुनाव में कवासी लखमा के लिए राह आसान होगी? देखिए, चुनाव के लिए किसी के लिए भी राह आसान नहीं होती। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि भूपेश बघेल जी के लिए भी चुनाव आसान नहीं होती है। देखिए, वो ठीक है कि चुनाव उनका काम है, वो जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। चुनाव में आपको अपनी बात, हर चीज़, अपना हर विज़न को जनता तक पहुंचाना होता है। और मैं आज स्टेटमेंट पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था कि पीसीसी चीफ ने कहा कि हम नहीं जाते हैं, मतलब अपने क्षेत्रों पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट तो देखना ही पड़ता होगा ना, क्योंकि चुनाव को आप हल्के में नहीं लड़ रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 2 लाख वोटर हर चुनाव में, अगर हर विधानसभा में आप जाते हैं, लगभग 2 लाख से लगभग 1.5 से 2-2.5 लाख तक के वोटर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर बार 2 लाख वोट पा रहे हैं। वोट का परसेंटेज देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 65%, पिछले बार थोड़ा ज़्यादा हुआ था, 70 से 75% तक चला गया था, क्योंकि पिछले बार एक एंटी इंकम्बेंसी का माहौल भी था। तो इस बार मैं मानता हूँ कि 60 से 65% तक का ही वोट होगा। तो अभी मतलब कोंटा हो, चाहे आप सुदूर अंबिकापुर के या सरगुजा के भी जाएँ, तो चुनाव में किसी को भी, कोई भी कैंडिडेट के लिए मैं आसान मानता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि इस बीच में जो 20 दिन का, जो 25 दिन का जो समय रहता है, उसमें आप कितनी बात, कितना अपने लोगों को अपने वोट में तब्दील करवा लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। जैसे ही कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों की घोषणा की, उसके बाद ही मीडिया से पीसीसी चीफ जो है दीपक बैज वो मुखातिब हुए। उन्होंने बयान दिया था, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि आप पीसीसी चीफ हैं, तो आप विधानसभा चित्रकूट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में कैसे आप मैनेज कर पाएंगे अपने विधानसभा में प्रचार करने को लेकर? तो उनका एक जवाब आया था कि मैं अपने विधानसभा में भले ही ना जाऊं, फिर भी वहाँ की जनता मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मेरे बिना पहुँचे ही वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि वोट देंगे। तो उनके इस बयान को आप कॉन्फिडेंस के तौर पे देखते हैं कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है? नहीं, इसको दोनों तरफ से मत लीजिए, इसे राजनीतिक बयान कहा जाता है। और दीपक बैज का जो क्षेत्र है चित्रकूट, उसमें प्रथम चरण में चुनाव है। आज जो सूची आई है वो सब प्रथम की ज़्यादा सूची है, और बाकी मैंने बताया कि वो मंत्री और उनकी टिकट है। तो दीपक बैज जी अगर 7 तारीख के हमारे यहाँ चुनाव है, बस्तर संभाग का, राजनांदगांव संभाग का 7 तारीख के चुनाव, 7 तारीख के बाद दीपक बैज फिर पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और रही बात कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, तो वास्तव में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक जो चुनाव लड़ा अगर वो पब्लिक तक नहीं जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो फिर दीपक बैज के लिए भी होगी। हालांकि दीपक बैज आपसे जरूर ये जिस प्रकार से भी कहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि आप भी लगातार सक्रिय रहेंगे, क्योंकि आपको चुनाव की भी बहुत कवरेज मिलेगी, तो आपको दीपक बैज हर जगह, हर कार्यक्रम में दिखेंगे। जी, इसके बाद सर अपन आते हैं कोंडागांव विधानसभा में, जहां पर पार्टी ने फिर से मोहन मरकाम को मौका दिया है। मोहन मरकाम पीसीसी चीफ रहे हैं और अभी सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो इस बार का गणित क्या कहता है, क्योंकि वहां से भाजपा ने लता उसेंडी को मौका दिया है, तो क्या समीकरण बनते हुए दिखेंगे वहां पे? कल मेरी कोंडागांव के बहुत से लोगों से बात हो रही थी, और मैं लगातार आप समय से देख रहा हूँ कि कोंडागांव में मोहन मरकाम की टिकट का भी कांग्रेस के ही नेताओं द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। हालांकि पार्टी उस टिकट को काट नहीं सकती थी, क्योंकि कोंडागांव में मोहन मरकाम जो है इसके पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद मंत्री बनाया गया उनको। तो कोंडागांव की
टिकट इसलिए नहीं काटी गई क्योंकि हो सकता है कि प्रदेश सचिव होने के नाते उनको ज़्यादा समय संगठन के लिए देना पड़ा, रायपुर में रहना पड़ा। तो अगर कोई चीज़ की कमी बेसी आई होगी कि समय नहीं दे पाए, तो एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। उसे पूरे 90 विधानसभा का नज़र रखना पड़ता है। उसमें रोज़ सत्ता संगठन की भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। नेताओं का आना से लेकर नेताओं की व्यवस्था, प्रोटोकॉल, उसके बाद पीसी मुद्दे, सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ उनके जो कार्यक्रम है, आंदोलन है, वो सब को मैनेज करना, तो समय नहीं दे पाते हैं, ये होता है। लेकिन लता उसेंडी अभी जितना मेरे को, जब कल परसों मैंने इसकी अपडेट ली थी, तो अभी कोंडागांव में थोड़ी राजनीतिक जो माहौल है, कल तक की अपडेट है कि वहाँ पे अभी, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट कल घोषित भी नहीं हुआ था, तो वो माहौल जो है थोड़ा सूनापन सा था। अब आज कोंडागांव में ये डिक्लेयर हो गया है कि अब कोंडागांव से यही लड़ाई होनी है। और उसमें मैं जहाँ सुन रहा हूँ कि वहाँ आम आदमी पार्टी से भी कोई एक अच्छा कैंडिडेट वहाँ हो सकता है, उसका भी बहुत अच्छा नाम मैं अभी सुन रहा हूँ। नाम मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा नाम ध्यान से उतर गया, लेकिन आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। तो कोंडागांव में मोहन मरकाम के लिए भी राह उतनी आसान एकदम से नहीं है। अगर लता उसेंडी वापस बैक करना चाहती है तो उनको अपने 5 साल में उन्होंने होमवर्क तो किया होगा कि पिछली बार कहाँ कहाँ उनसे चूक हुई थी। अगर उस चूक को पार कर लेते हैं और मोहन मरकाम से जो नाराज कांग्रेसी उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो ये चुनाव कोंडागांव का चुनाव इस बार बहुत रोचक होने वाला है। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को लेकर के चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पे जो टक्कर होती है भाजपा और कांग्रेस को लेकर के ही होती है। इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की गई है, तो हमने सोचा कि भाजपा और कांग्रेस के जो सीधी टक्कर है उस पर ही चर्चा की जाए। आने वाले एपिसोड में हम अन्य पार्टी को लेकर के भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जगहों में से पार्टियों ने अपने दावेदारों की सूची जारी नहीं की है। खैर, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। कोंडागांव को लेकर के भी आपने जानकारी दी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नारायणपुर विधानसभा में, जहां पर 2018 में चंदन कश्यप को मौका दिया गया था, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री रहे केदार कश्यप को उन्होंने हराया था। तो इस बार 2023 के चुनाव में भी दोनों के बीच में मुकाबला होते हुए दिख रहा है। तो किस प्रकार की चुनौती देखने को मिलेगी? देखिए, पिछले बार भी नारायणपुर का चुनाव नेट टू नेट हुआ था। मतलब जब हम लोग पिछले बार जब मतगणना चल रही थी, हर आधे घंटे में जो 1000 वोट का, 500 वोट का ऊपर नीचे अप डाउन बना हुआ था। यानी पिछले बार भी चंदन कश्यप के लिए रहा तो बिल्कुल आसान नहीं थी। हालांकि जब आखिरी का जो पेटी खुला, वो पेटी चंदन यादव के गढ़ का कहा जाता है, और वहाँ की खुली और अचानक से एक तरफा वोट जो है उनको मिला, इसलिए वो चंदन कश्यप जीत गए। लेकिन अभी पिछले 5 सालों में बात किया जाए तो मैं जितना इनपुट लेता हूँ, मतलब मेरे पास, क्योंकि नारायणपुर विधानसभा भी जगदलपुर से जुड़ा हुआ ही एक विधानसभा है, तो उसकी अपडेट्स बहुत जल्दी अपने पास आती है। और इस बार कांग्रेस भी चंदन कश्यप को टिकट देने में थोड़ा सा संकुचित हो रही थी। बार बार ये हर चैनलों में, हर अखबारों में रजनू नेताम और कभी श्याम कुमारी ध्रुव का नाम भी देखने को मिला, या देवनाथ उसेंडी करके, तो कैंडिडेट चेंज करने का नाम चल रहा था। लेकिन जब मैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करता था तो उनका कहना था कि हमारे पास केदार कश्यप के सामने में लड़ने के लिए यही एक फेस अभी लगता है, और हम उसी फेस पर ही दोबारा जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले वीडियो ब्लॉग ने ही अपने चैनल में लोगों को बताया था कि चंदन कश्यप का ही टिकट नारायणपुर से होगा। जबकि कल तक के, आज सुबह तक के भी अखबारों में मैं देखा, जो कल शाम के छप गए थे, उसमें रजनू नेताम का नाम लिखा हुआ था। तो मुझे पता था कि ये टिकट नहीं बदलेगी। और चंदन कश्यप पे बहुत बड़ी चुनौती इस बार आ गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेमा चंदन कश्यप से, कांग्रेस का ही खेमा जो इतने समय से चुप बैठा था, वो मुझे आज जैसे ही चंदन कश्यप की टिकट हुई है घोषणा, तो मैं सुन रहा था, मुझे किसी ने फ़ोन भी किया कि व्हाट्सएप ग्रुपों में जो वहाँ के बने हुए हैं, वहाँ पे लोगों ने लिखा कि हम ये सीट हार गए, हम ये सीट हार गए। अब चंदन कश्यप के लिए एक बड़ी चुनौती है कि पहले अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पदाधिकारी है उस जिले के या उस विधानसभा में जो भी हैं, उनको सकेले। नहीं तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सीट बहुत बड़े डेंजर जोन में जाती हुई दिखती है। कांग्रेस के लिए डेंजर जोन की स्थिति है वहाँ पे। और केदार कश्यप के लिए प्लस ये हो जाता है कि केदार कश्यप लगातार पिछले 5 साल में वहाँ सक्रिय थे।
बीच बीच में वो, क्योंकि चूंकि केदार कश्यप को भी प्रदेश का बड़ा बड़ा दायित्व मिल गया था तो वो भी उतना समझ नहीं पाते। लेकिन जो 2 घटनाएं हुई थी नारायणपुर में, आपको मैं बता दूं, एक अभी बीच में आदिवासी और क्रिश्चियन धर्मांतरण को लेकर हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग लगभग नाराज है, और उसमें मुझे ये भी पता है कि 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार लोगों की एक रैली भी निकली थी जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी कि इस चुनाव में हम आपको बताएंगे कि आपने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। उसके अलावा भानपुरी के पास कोई प्रोजेक्ट लगने वाला था, उसमें भी मारपीट हुई थी, शरीर फूटे थे, बहुत ज़्यादा उत्तेजित माहौल हुआ था, वो प्लाट हालांकि लगा नहीं। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिसमें 10 से 15 हज़ार का नुकसान मुझे वहाँ पे वर्तमान विधायक के लिए दिखता है। तो उसकी भरपाई वो कैसे कर रहे हैं, प्लस जो उनके खुद के वोट हैं वो उनको रोक पाने में सफल हुए नहीं, और तीसरा जो पिछले बार 2018 में कांग्रेस का कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर काम किया था वो इस बार काम करेगा कि नहीं करेगा। ये 3 चीज, ये 3 फैक्टर को हम जोड़ते हैं तो जो नारायणपुर की जो विधानसभा है वो बहुत टफ में है चंदन कश्यप के लिए। हाँ, केदार कश्यप के लिए थोड़ी आसान मुझे दिख रही है। बिल्कुल सर, इसके बाद आते हैं अंतागढ़ विधानसभा में। अंतागढ़ में क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखेंगे? देखिए, अंतागढ़ में अभी टिकट चेंज हुआ है, और कल अंतागढ़ में पीसीसी चीफ ने कार्यक्रम किया था, और जो अंतागढ़ से उसेंडी जी लड़ रहे हैं, विक्रम उसेंडी जी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी पिछले 5 सालों में अपना मेहनत किया है। तो अंतागढ़ सीट अभी मैं नया कैंडिडेट होने की वजह से क्या होता है कि अब इसमें एंटी इनकम्बेंसी जो विधायक के ऊपर होती है वो लागू नहीं होती है। तो अंतागढ़ का समीकरण भी मैं आपको अपने जो अगला एडिशन आएगा तो उसमें बता पाऊंगा, क्योंकि कल जो आपको मैं अपडेट दे रहा था कि दीपक बैच के जब कार्यक्रम था तो कल बहुत शक्ति प्रदर्शन भी वहाँ के अनूपनाग के समर्थकों द्वारा किया गया है। तो अभी वो भी नाराज होंगे, आज टिकट नहीं मिली है। तो ये समीकरण अब आने वाले 2-4 दिनों में खुलेगा, तब हम अंतागढ़ और कांकेर ये 2 सीटों पर, और भानु प्रतापपुर ये 3 सीटों पर आपको बहुत ज़्यादा हम डिटेल उस समय दे पाएंगे, क्योंकि कांकेर में भी कैंडिडेट चेंज हुआ है, और भानु प्रतापपुर में जो मुझे इनपुट है, भानु प्रतापपुर का पूछेंगे, मुझे पता है जब आप सभी पूछ रहे हैं, तो भानु प्रतापपुर में बता दूं कि सावित्री मंडावी उपचुनाव में जीती थी, एक बहुत लंबा समय उनका विधायकी का हुआ नहीं है, और उनके ऊपर अभी कोई किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई आरोप भी नहीं लगा, और पहली बार वो चुनाव लड़ी है, और लोगों से अभी उतना ज़्यादा प्रोग्राम में मुलाकात भी नहीं हुआ होगा, तो उनके प्रति नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अभी फिलहाल ये मान सकते हैं कि हम कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर इस पर चर्चा करने के लिए हमें 2-4 दिन का समय लेना चाहिए। जी, ये 3 विधानसभा के लिए हम आगामी समय में अपने दर्शकों के सामने रखेंगे चर्चा में। इसके अलावा केशकाल विधानसभा में क्या कुछ समीकरण बनते हैं? देखिए, केशकाल में IAS नीलकंठ टेकाम को उतारा है, और उधर से संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, और संतराम नेताम के बारे में जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ, तो जमीनी नेता है, और वो लगातार सतत संपर्क रहे। उन्होंने अभी बीच में कई कार्यक्रम जो है अपने जनता के लिए किए, जैसे मेडिकल का रथ भी चलाया, मुख्यमंत्री के जितनी योजनाएं हो उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे उन्होंने किए। लेकिन नीलकंठ टेकाम एक नया चेहरा है, अधिकारी वर्ग से थे, चूँकि वो कोंडागांव उन्हीं के उसमें जिले में कलेक्टर भी रहे, तो उसकी वजह से उनका भी अटैचमेंट वहाँ के मतदाताओं से हुआ होगा। लेकिन वो जैसे OP चौधरी, आपको याद होगा कि पिछले बार चुनाव लड़े थे खरसिया से, तो थोड़ा सा उनको हार का सामना करना तो इतना आसान एक IAS के लिए जनता के बीच में जाने के लिए, जनता में, और एंटी इनकम्बेंसी होता तो फिर आप किसी को भी लड़ा दो, तो ऐसी एंटी इनकम्बेंसी भी मुझे दिखती तो नहीं। तो केशकाल भी हम सोचते हैं कि इसके लिए भी हमको भी अब इनका जो चुनाव प्रचार होगा ये किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार से दोनों पार्टियों का जब हमको दिखेगा तब हम इस पर और ज्यादा खुलकर बात बता पाएंगे कि आपको कि आगे की तस्वीर, यानी जो 3 दिसंबर के आपको देखना है वो अजय चंद्राकर आपको 3 दिसंबर से 20 दिन पहले दिखा देगा, इसका गारंटी तो मैं लेता हूँ। बिल्कुल सर, ये तो तमाम प्रकार के विधानसभा थे, 12 विधानसभाओं में से 11 विधानसभा के बारे में हमने आपसे चर्चा की, और कौन कौन से विधानसभा में कौन कौन से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इसके अलावा सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जगदलपुर विधानसभा, जिसको लेकर के सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। जब से आचार संहिता की घोषणा हुई है, भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, तब से ही लोग सिर्फ और सिर्फ जगदलपुर विधानसभा की टिकट को लेकर के
इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से किसका नाम आने वाला है। पहले लिस्ट में राजीव शर्मा का नाम भी आ रहा था, रेखचंद जैन जो स्टैंडिंग विधायक है उनका नाम भी चल रहा था, जतिन जायसवाल, मलकीत सिंह गैदू, ये 4 नामों के आसपास ही ये सीट में दावेदारी घूमती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, समीकरण बदलते जा रहे हैं, तो अब जो नाम निकल के सामने आ रहा है मलकीत सिंह गैदू और जतिन जायसवाल, ये 2 नामों के बीच में भरपूर टक्कर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस की, उसमें जगदलपुर विधानसभा को छोड़ दिया गया है। तो इसको आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि मलकीत सिंह गैदू का नाम कल तक मैं भी सुन रहा था तो लगभग तय की स्थिति में था। लेकिन मलकीत सिंह गैदू के साथ एक दुर्भाग्य बोला जाए तो होगा कि 2008 में भी वो चुनाव लड़ना चाहे तो एंड टाइम में उनका टिकट में दिक्कत आया। फिर 2014 में महापौर का चुनाव लड़ना चाहे तो फिर एंड टाइम में उनका दिक्कत आया। फिर 2018 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो फिर एंड टाइम में उनका दिक्कत आया। तो थोड़ा सा उनका किस्मत जो है दुर्भाग्य में हो जाता है। जबकि जो कल तक की इनपुट थी तो मलकीत सिंह गैदू का नाम लगभग दिल्ली के सूत्र है, चाहे रायपुर के जितने हमारे नेटवर्क थे, जितने हमारे सोर्स थे, उसमें ये नाम लगभग सहमति में दिख रहा था। लेकिन कल सुबह वर्चुअल बैठक हुई है, मुझे जहाँ तक जानकारी है मुख्यमंत्री के निवास से कल वर्चुअल बैठक दिल्ली के नेताओं से हुई है। उसमें थोड़ा सा पेच फंसा क्योंकि जो डिप्टी सीएम है बाबा साहब, वो जगदलपुर से जतिन जायसवाल के नाम को आगे लेकर आए हैं और जतिन जायसवाल को वो मौका देना चाहते हैं। जतिन जायसवाल पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। तो कल केंद्र जो है वो केंद्र के जो वरिष्ठ नेता हैं वो डिप्टी सीएम मतलब टीएस को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से ये जो सीट है कल से जो है ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में आ गई। अब अगर आप और सवाल आप नहीं पूछ पाए, लेकिन मैं आपको जवाब पहले दे देता हूँ। क्योंकि रेखचंद जैन की टिकट क्यों कटी? आज पूरा शहर ये पूछा था कि रेखचंद जैन का नाम क्यों नहीं आया। क्योंकि ये काफी अच्छी लीड से 2018 के चुनाव में उन्होंने जीत लगभग 27,000 से जीते थे। लेकिन आज रेखचंद जैन का नाम नहीं आया तो उनके जो समर्थक है वो आज प्रशंसक जो है आज वो स्तब्ध रहेगा। और कि ऐसा क्या बात हो गया कि रेखचंद जैन जबकि सबको दिए हैं टिकट, तो रेखचंद जैन का टिकट क्यों काटे? तो मुझे जो इनपुट्स पिछले 15 दिन से महीना भर से जब से ये कांग्रेस की जो बैठकों का दौर शुरू हुआ था तो मुझे ये इनपुट्स मिल रहे थे कि जगदलपुर सर्वे जो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे हो रहा था उसमें थोड़ा सा डगमगाने वाला स्थिति दिखा रहा था जी। तो मुझे तब से ही डाउट हो रहा था कि कहीं जगदलपुर की सीट को, क्योंकि 12 विधानसभा में सबसे इम्पोर्टेंट सीट जगदलपुर है पहला। दूसरा ये भ्रांति भी है कि जगदलपुर जब जो जीतता है वही राजधानी का मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर वही राजधानी में शपथ लेता है। ये भी एक दूसरी भ्रांति है। और तीसरा, पहला चरण का चुनाव होता है जो पिछले बार भी जब जगदलपुर का चुनाव हुआ रहा तो यहीं से जो बात निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर तक गई थी, परिवर्तन, अब की बार परिवर्तन। तो वो एक मैसेज जो है आने वाले जो 70 विधानसभा में होंगे वो जगदलपुर से ही आगे कन्वे होगा। तो इसलिए सेंट्रल के नेता, स्टेट के नेता इस पर बार बार मंथन कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चूक ना हो जाए कहीं, क्योंकि सगुन अपसगुन भी देखा जाता है। जब कांग्रेस बोल रही थी कि पितर पक्ष में हम नहीं डालेंगे तो वैसे भी सगुन देखा जाता है कि इसकी राशिफल क्या है, इसका क्या है, इसका कुंडली क्या है। तो ऐसे भी कई कैलकुलेशन में होंगे। उसके बाद सर्वे भी हुए हैं, सर्वे को भी कैलकुलेट किया जा रहा है। उसके बाद कौन किसका किसी की बात काटे फिर कोई नाराज ना हो जाए। तो थोड़ा सा दुर्भाग्य मुझे रेखचंद जैन के लिए दिखा कि उनका नाम आज नहीं आया। लेकिन कोई अप्रत्याशित मेरे लिए नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा अंदेशा और मेरी ऐसी जानकारी थी कि ये जगदलपुर सीट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज दोपहर होते होते तक ये भी आया कि जब इतने सारे नाम है तो 27,500 से जीता हुआ एक लीडिंग और कैंडिडेट है और रेखचंद जैन बहुत सक्रिय 5 साल रहे। उनके लिए माइनस जो हुआ वो सत्ता और संगठन से गैप की वजह से हुआ। उनके जो मेरे जो सूत्र बताया कि इन 4 में से जो फैक्टर उनके लिए आया वो सत्ता और संगठन में थोड़ा सा अभी बीच में आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग अलग धुरियां जो बन गई थी। जो पिछली बार जब सब एक थे तो चुनाव को बहुत आसानी से जीते थे। इस बार कहा जाता है कि नया पारा अलग हो गया, तो इस बार मिताली चौक के उस पार अलग हो गया, तो और दूरियां बनती गई तो और वो सकेल नहीं पाए और समेट नहीं पाए, जिसका आज जो है सब टिकटों पर असर आ गया जगदलपुर में। नहीं तो कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी दूसरे के लिए टिकट मांगता तो बहुत आसान था, लेकिन आज कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी के लिए टिकट मांगने गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब अपने हिसाब से अपनी टिकट की जो कर दिए थे। तो अगर
जब 4 नाम आ जाते हैं तो सेंट्रल वाले भी परेशान हो जाते हैं और स्टेट वाले परेशान होते हैं, क्योंकि किसको नजरअंदाज करे, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि सभी पार्टी के बड़े नेता हैं, सभी नेता है, वरिष्ठ और अनुभवी भी हैं और लंबे समय से पार्टी का हर कार्यक्रमों में पार्टी के लिए संघर्ष हो, चाहे पार्टी की विपरीत परिस्थिति हो, उसमें काम। तो राजू शर्मा जब अध्यक्ष बने, मैं जहाँ तक जानता हूँ कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संभाले, उसके बाद कई चुनाव वो उनके बाद हुए हैं और हर चुनाव में फतह हासिल किए। तो राजू शर्मा भी एक बड़ा चेहरा थे। उसके बाद हम बात करते हैं रेखचंद जैन की, तो पिछले 40 सालों से वो कांग्रेस के लिए थे, पार्षद भी बने थे। उसके बाद 2008 का चुनाव भी हार गए थे, लेकिन 2018 में पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया, तो फिर उसके बाद वो जीते और 5 साल लगातार जनता के बीच में भी रहे। लेकिन मैं जो बताया आपको फैक्टर, वो उनके लिए नुकसान किया। जतिन जायसवाल पूर्व महापौर रहे और मतलब बिल्कुल साफ सुथरी छवि है उनकी, किसी प्रकार से कभी उन पर ऐसा कोई आरोप लगा नहीं। हाँ, बीच में ये आरोप जरूर लगते थे कि जतिन जायसवाल उतना ज़्यादा फील्ड में दिखते नहीं है, लेकिन जतिन जायसवाल का अपना एक काम करने का पैटर्न था। तो वो कहते थे कि मतलब मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती है तो हमेशा कहते हैं कि विकास मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और लोगों की जितनी मदद होती है, क्योंकि उनके बाबा साहब के वो करीबी है, तो मेडिकल संबंधी बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती है। जानते हैं आप कि जगदलपुर की मेडिकल व्यवस्था उतनी कमजोर है, तो किसी को रायपुर रिफर करना था तो हर कोई चाहता है कि उसे एम्स में अच्छा इलाज हो जाए, कोई चाहता है कि डीकेएस में हो जाए, कोई चाहता है कि मेकारा में अच्छा इलाज होता है, तो कई लोग प्राइवेट भी चाहते हैं, तो प्राइवेट में मदद मिल जाए, कुछ आर्थिक मदद मिल जाए, कुछ दवाइयों को मदद मिल जाए। तो इस माध्यम से वो लोगों के साथ जुड़े थे और मैंने भी, अगर आप मेरे से बोले तो मैंने भी कम से कम 10-15 पेशेंट के विषय में जतिन जायसवाल से लगातार मैंने मदद मांगी कि भैया ये फलाना व्यक्ति है, इसकी आप मदद करिए, और वो इस मामले में बहुत परफेक्ट निकले। उन्होंने मतलब मिनट टू मिनट मुझे कॉल किया, मिनट टू मिनट अपडेट कराया, और जितना राहत किसी को मिल सकता है अगर एक मंत्री के सहयोगी या मंत्री के समर्थक होने के नाते, उन्होंने किया और उसका लाभ उनको इस चुनाव में अगर टिकट देती है पार्टी है, क्योंकि आज तो तय हुआ नहीं है। अब मुझे जो लग रहा है कि कल जब सीएम साहब पहुंचते हैं तो कल जो बैठक होगी तो फट से ये नाम तय कर लिया जाएगा और परसों सुबह ये आ सकता है, दे देंगे सुबह की चाय के साथ, मतलब लोगों को कहा जाता है कि मौत का और कांग्रेस की टिकट का कोई ठिकाना नहीं होता। तो ये हो सकता है कि कल सुबह फिर आप जागेंगे तो फिर आपको एक ही पर्ची में एक ही नाम 86 नंबर की सीट है, उस पर किसी का भी नाम छपा हुआ दिख सकता है। सर, इसके अलावा भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने किरण देव को अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है, जो कि पूर्व में महापौर भी रहे हैं। तो अगर एक फैक्टर से अपन देखें, भाजपा ने पूर्व महापौर को मौका दिया है, तो जतिन जायसवाल भी महापौर रहे हैं, काफी अच्छा कार्यकाल रहा है, तो महापौर वर्सेस महापौर की टक्कर देखने को मिल सकती है क्या? एक फैक्टर अगर अपन देखें, देखिए महापौर का जो चुनाव होता है वो 48 वार्ड में होता है, लेकिन ये चुनाव 48 वार्ड और 90 ग्राम पंचायतों में होता है। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि आप सिर्फ शहरी संबंध में रहे तो आपका ग्रामीण वोट नहीं मिला तो आप हार जाएंगे चुनाव, क्योंकि आपको ग्रामीण बहुत बड़ी तादाद ग्रामीण क्षेत्रों की वोट की, लगभग 50% वोट ग्रामीण है, तो उसमें भी आपकी पकड़ होना जरूरी है। दूसरा, महापौर का कार्यकाल दोनों ने एक बार, क्योंकि महापौर का कार्यकाल जनरली 5 ही साल का होता है, क्योंकि उसके बाद रूटीन में बदल जाती है, कभी महिला हो जाता है, फिर आरक्षित हो जाती है, तो वो सब चीज़ें आती है। तो 5 साल में बीजेपी ने को लगा कि संतोष बाफना की जगह इनको मौका दिया जाए, और मतलब किरण देव भी जो है सक्रिय थे, लेकिन ये आरोप उन पर लगते थे कि वो शहर की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम दिखते हैं। और अभी 2 दिन हुआ है उनको टिकट मिले, 2 दिन से वो प्रचार में लगे हैं, तो अभी ज़्यादा बहुत बड़ा ऐतिहासिक जन समूह मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी जुड़ा है, लेकिन कुछ रूठे भी होंगे, क्योंकि बाफना जी की टिकट कटने की वजह से बहुत लोग नाराज भी थे, क्योंकि बाफना के यहाँ उस दिन निवास पर भी पहुंच गए थे। आप देखे होंगे कि बहुत लंबी चौड़ी भीड़ उनके घर, भारी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। बाफना जी ने फिर स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं, किरण भी मेरा छोटा भाई है और मैं इसको राजनीति में लाया हूँ, और ये सब चीज़ों से वो अपनापन बाफना जी दिखाया ना, कि बाफना जी का फेस में थोड़ा सा, तो बाफना जी को भी मायूसी मुझे दिख रही है, होती भी है, क्योंकि बाफना जी भी लगातार 1.5-2 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 5 साल से फील्ड में भी थे, तो एक मायूसी भी होती है, तो ये मायूसी भी थी। तो बीजेपी के में अभी थोड़ा सा जो टिकट कटी है, और भी टिकट के दावेदार थे, अगर आप बात करें तो मध्य जी थे, कमलचंद भंजदेव जी थे, मैं सुनता हूँ कि कमलचंद भंजदेव जी जब मोदी जी आए थे तो
एकदम फेस टू फेस दंतेश्वरी मंदिर में उनके उनकी निवास में तस्वीरें भी चर्चा की थी, जी। देखे, घर भी गए थे, तो ये लोगों में था कि भाई इनको भी टिकट मिल सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर जुड़े थे। हालांकि कमल चंद बंदेव के जो सूत्र मेरे पास है वो कह रहे थे कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी इच्छा नहीं, क्योंकि नवरात्र का समय रहेगा और उनका दशहरा में बहुत बड़ा पूजा पाठ का बहुत बड़ा काम उनके ही द्वारा होता है, तो उनका समय नहीं होगा बोल के ऐसा उन्होंने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। अब दूसरा श्रीनिवास राव मद्दी जी है, उनको भी जिम्मेदारी, अभी मैं जहाँ तक जाना तो चुनाव संचालक जो है बीजेपी के वही बनेंगे। अब किरण देव तो कैंडिडेट हो गए, अब कोई ऐसा बचा नहीं। अब बाफना जी के ही इशारों पर जो बाफना जी के लोग हैं वो करेंगे काम। और बाफना जी, मुझे जो लगता है कि बाफना जी इस चुनाव में जगदलपुर में अपना भूमिका नहीं निभाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया। तो माथुर जी से उनकी परसों मुलाकात भी हुई, हमने उसको भी बताया था कि हुई, और माथुर जी ने उनसे कहा कि आप जगदलपुर ही देखिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझ पर एक बार दाग लग चुका है, आरोप लग चुका है, तो मैं अब इस बार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपना छवि को खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप मेरे को 89 विधानसभा जो बस्ती है उसमें कहीं भी ड्यूटी दीजिए, मैं करूँगा। अभी वो राजस्थान गए हुए हैं, तो आने के बाद बाफना जी के आने के बाद फिर जो राजनीति का जो बोलते हैं ना सरगर्मी, अभी जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो अभी हम लोग एक पहली पिक्चर का पहला पार्ट में आए हैं। अभी इसमें इंटरवल तक में हम आपको इतना सस्पेंस देंगे, और आगे आगे देखिए इस चुनाव में आप जो अभी चुनाव नीरस लग रहा है ना, अभी आप देखिए 2-3 दिन बाद इतना रोचक और इतना धमाकेदार चुनाव हम आपको दिखाएंगे कि पूरी जनता पूरी उमंग के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सर, इसके अलावा किरण देव की टिकट जब से तय हुई है तब से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो कहीं पे दिख नहीं रहे हैं, जनता के बीच में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जिसकी टिकट तय होती है वो काफ़ी उत्साहित दिखाई देता है। वो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन जनता के बीच में वो दिख नहीं रहे हैं बातचीत करते हुए। देखिए क्या होता है, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, हर कैंडिडेट की अपनी रणनीति होती है, हर जिला अध्यक्ष की अपनी रणनीति है। तो वो जब तक कांग्रेस की टिकट शायद इंतजार कर रहे थे और कांग्रेस की टिकट आ गई है, लेकिन अगर आप कह रहे दिखाई देते तो उनका अपना प्रचार कार्यक्रम शुरू हो गया है। मैं उनके कई वीडियोस उनके समर्थक मुझे भेजते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, वीडियो देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप तक नहीं पहुंच पाया वो ऐसा हो सकता है, या वो बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि हर किसी की रणनीति अलग होती है चुनाव में। वो नहीं बताना चाह रहे कि मैं कहाँ कहाँ घुस गया हूँ, कहाँ कहाँ लोगों से मिल लिया हूँ, या कुछ चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा भी होगा जब 19 तारीख के अमित शाह आएंगे, जगदलपुर आने वाले हैं, और तीनों विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी लालबाग में एक आम सभा भी होगी अमित शाह की। जो इनपुट्स है मेरे पास, मैं आपके सामने सबसे पहला ये खुलासा कर दे रहा हूँ कि ये बड़ी खबर है कि 19 तारीख को अमित शाह जगदलपुर पहुंचने वाले, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये कोशिश की कि सभी जिलों पर जब नामांकन की प्रक्रिया होगी तो उसमें कोई ना कोई सेंट्रल मिनिस्टर रहे। तो जगदलपुर में आम सभा लालबाग में, ये आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली खबर होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 19 तारीख के अमित शाह लालबाग में एक बड़ी आम सभा भी करेंगे, और उसी दिन नामांकन का कार्यक्रम होगा जिसमें तीनों यानी जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट के कैंडिडेट अपना चुनावी पर्चा जो है कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे। जी सर, मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जो पेच फंसा हुआ है जगदलपुर की सीट को लेकर के, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसका टिकट कंफर्म हो सकता है? देखिए मैं आपको थोड़ा कंफर्म अपन नहीं बताएंगे, अपन बस एक बात रख सकते हैं कि किनका नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है और किनके नाम पे मोहर लग सकता है आपके हिसाब से। देखिए मैं नाम आपको बता देता हूँ कि किसके वो मैंने बता भी दिया है। जतिन जायसवाल, मलकीत सिंह यादव, रिकचंद जैन, राजू शर्मा, अभी चारों है मैदान में। जी। ऐसा नहीं है कि किसी का भी टिकट नहीं हो सकता। अब पार्टी को यहाँ से जितने खेल होने थे हो चुके हैं, रायपुर से जितना खेल होना था हो चुका है, जिसको जितनी राय देनी थी अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया। अब दिल्ली का आला कमान को तय करना है कि उसे इन चारों में कौन सा कैंडिडेट किरण देव के मुकाबले में मजबूत दिख रहा है। तो इसलिए ये सवाल को सवाल ही रहने दो, और कल सुबह या परसों सुबह आप तक ये भी आ जाएगा। और अगर आप तुक्का मारने की बात करते हैं तो मैं तुक्का में यही कह सकता हूँ कि 4 में से ऊपर के 2 नाम को ले लीजिए और नीचे के 2 नाम को हटा लीजिए, तो फिर ये 2 नाम में ही कोई एक नाम हो सकता है। क्योंकि कल तक मैं बता रहा हूँ कि कल तक मलकीत सिंह यादव का नाम लगभग तय था,
फिर कल से पेज फंसा, फिर आज नाम सुबह जतिन जायसवाल का चल पड़ा, और फिर मैंने आपको सब डिटेल बता दी क्यों चल पड़ा, कैसे चल पड़ा। तो ये सस्पेंस, और मैं ऐसा तो कोई मनोचिकित्सक नहीं हूँ कि किसी का दिमाग को स्टडी कर लूँगा कि इसका नाम होगा, लेकिन ये 4 नाम में से ही एक नाम आपको सूची में दिखेंगे, कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं दिखेगा, ये मैं आपको जानकारी देता हूँ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास सर। तो ये तो थे विकास दुग्गड़, जिनको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडी ब्लॉग जो ग्रुप चलता है उसके माध्यम से आप जानते हैं, और राजनीति की खबर हो या फिर शहर में होने वाली हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना हो, ये सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। और इन दिनों ये चर्चा में भी रहते हैं, और एक अपना स्लोगन भी ये चलाते हैं कि चुनाव मतलब वीडी ब्लॉग, जो कि बिल्कुल सटीक बैठता है, इनकी खबरों में वो देखने को मिलता है। तो जो टिकट कांग्रेस की तरफ से जारी हुई है, इन्होंने बताया कि 4 ऐसे मापदंड थे, जिन 4 मापदंडों की कसौटी पर जो उम्मीदवार खरे उतरे हैं उनके नाम पर कांग्रेस ने मुहर लगाई है। और एक बात काफी अच्छी कही इन्होंने कि मौत का और कांग्रेस की टिकट का कोई तय समय नहीं होता है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ये तमाम बातें थी जो हमने विकास सर के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये खबर अच्छी लगी होगी, चुनाव की चर्चा काफी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही सर ने 3 विधानसभा को छोड़ा है, जो कि आने वाले समय में जो हमारी चर्चा होगी उस पर हम इन 3 विधानसभाओं की भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे साथ हैं विकास, जो राजनीति की काफी अच्छी समझ रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं बस्तर के, और मैं अजय चंद्राकर। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।